तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको इस साल कस्टमर्स क्यों कंटिन्यूसली एक्वायर करते रहना चाहिए और वो कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर सकते हो कस्टमर एक्विजिशन के लिए। तो जब हम नए कस्टमर एक्विजिशन की बात करते हैं, सबसे पहली बात हमारे जो दिमाग के अंदर आती है वो ये है कि हमको कस्टमर एक्विजिशन क्यों रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, अगर आप अपने क्लाइंट के लिए मार्केटिंग कैंपेन रन कर रहे हो, तो आपको समझना पड़ेगा कि बिजनेस ग्रोथ इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके पास कितने नए कस्टमर आ रहे हैं, कितने नए क्लाइंट आ रहे हैं। तो अगर आपको ग्रो करना है तो आपको कंटिन्यूसली लेके आने पड़ेंगे नए कस्टमर्स, और उसके लिए आपको मार्केटिंग कैंपेन्स रन करने पड़ेंगे। आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको नए कस्टमर्स, नए क्लाइंट्स मिल सके। तो आपको ये समझ आएगा कि हमको ग्रो करने के लिए चाहिए कि हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नए कस्टमर्स लाने की, नए क्लाइंट्स लाने की। तो कंटिन्यूसली कस्टमर एक्विजिशन ना जरूरी क्यों है? अगर आप अगर ये वीडियो देख रहे हो या आप ऐसे टाइम के अंदर जी रहे हो जहाँ पे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और वो सारे के सारे ऑनलाइन आ चुके हैं, वो सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स आपके एंड कस्टमर को अक्वायर करने के लिए लगे हुए हैं। तो अगर आपके पास कोई कस्टमर है जिसके साथ आप काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको डेली पिच करते हैं, जो डेली उनको ऐड दिखाते हैं कि हमारे पास आओ, हम आपको बेटर डील्स देंगे, हमारे पास आओ, हम आपको बेटर ऑफर्स देंगे। तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आपके जो करंट क्लाइंट्स है, करंट कस्टमर्स है, वो छोड़ के चले जाएंगे। तो पहला रीजन है जो मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा रीजन होता है किसी भी क्लाइंट का, किसी भी कस्टमर को छोड़ के जाने का, कि उसको एक बेटर डील मिल रही है, उसको कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो चीप रेट पे मिल रहा है, तो वो आपको छोड़ के जा सकता है। दूसरी चीज कि अब उनके पास कैपेसिटी नहीं है आपको पे करने की। तो लेट्स से अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप मंथली उनसे कुछ चार्ज कर रहे हो और हर महीने आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, बट मे बी किसी वजह से उनके पास अब कैपेसिटी नहीं है जो आप चार्ज कर रहे हो वो पे करने की, तभी भी वो आपके सर्विसेज छोड़ सकते हैं। मे बी उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मे बी उनकी इनकम रुक गई है, मे बी रिसेशन आ गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो अगर उनके पास कैपेसिटी नहीं है तो डेफिनेटली वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस यूज करना छोड़ देंगे। और तीसरा, अगर कोई B2B बिजनेस के अंदर है तो मे बी अगर आप उनको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अपनी इन हाउस टीम बिल्ड कर सकते हैं, या अगर वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर है तो अपना इन हाउस प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। सो लेट्स से अगर आपको कोई कंपोनेंट है जो आप किसी थर्ड पार्टी से आउटसोर्स कर रहे थे, आप उनको दे रहे थे, वो आपको बना के एक प्रोडक्ट दे रहे थे, बट नाउ आपको लग रहा है कि यार कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मेरे को पूरा का पूरा असेंबली लाइन अपने ही कंपनी के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? आप उसको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करोगे अपनी कंपनी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाटा का एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे वो जितनी भी कार्स बनाते हैं उनके मैक्सिमम पार्ट वो खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसीलिए उनको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है दूसरी कंपनी से, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बाहर से आउटसोर्स करती हैं, थर्ड पार्टी उनके वेंडर्स होते हैं। सेम चीज टेस्ला के अंदर है। टेस्ला इतना सक्सेसफुल इसलिए रहा, टेस्ला इसलिए बाकी कॉम्पिटिटर से चीपर रेट पे अपनी कार्स बना सका ईवी सेगमेंट के अंदर, क्योंकि उनका पूरा का पूरा प्रोडक्शन लाइन इन हाउस है। तो मे बी जो आपका आज के टाइम पे कस्टमर है वो चाहेगा कि वो अपनी इन हाउस टीम बिल्ड करे, जो भी आप उसको सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए। तो इसलिए भी आपको नए कस्टमर्स देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी टाइम अगर आपने लेट से आप किसी का डिजिटल मार्केटिंग आपने शुरू किया और आपने उसका बिजनेस ग्रो करने लगे, एक टाइम पर अगर उसका बिजनेस इतना ग्रो हो जाता है कि वो आपको पे नहीं करना चाहता क्योंकि आप उससे ज्यादा चार्ज करते हो, सेम टीम वो कम के अंदर बना सकता है अपनी इन हाउस, तो डेफिनेटली वो अपनी इन हाउस टीम बनाएगा, वो आपको क्यों हायर करेगा फिर? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नए कस्टमर्स डेली ढूंढते रहो, आपके कैंपेन्स चलते रहने चाहिए, आपके पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए कि आप नए कस्टमर्स लेते आते रहो। तो अगर हम डिफाइन करेंगे कि कस्टमर एक्विजिशन होता क्या है, तो कस्टमर एक्विजिशन एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो बिजनेसेस करते हैं टू ब्रिंग न्यू कस्टमर्स। तो आपको पता है कि मुझे ये करना पड़ेगा तो एक कस्टमर आ जाएगा, ये मार्केटिंग का प्रोसेस है, ये सेल्स का प्रोसेस है, ये मेरे को पोस्ट करना पड़ेगा, क्रिएटिव्स बनाने पड़ेंगे, इसको रीच आउट करना पड़ेगा। सो दिस इज अ सिंपल प्रोसेस जो आपको करना पड़ता है। और कोई भी नया कस्टमर एक्वायर करने के लिए हमको एक सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जो डेफिनेटली टाइम के साथ इवॉल्व होती है। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी जो आप यूज कर सकते हो नए कस्टमर एक्विजिशन के लिए। तो आप जब भी एक नया कस्टमर एक्विजिशन के लिए सोचते हो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो अच्छा होना चाहिए। क्या वो प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हो, क्या वो सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो अच्छी है? क्या आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी की वजह से तो छोड़ के नहीं जा रहे? अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो आपको पहले अपनी प्रोडक्ट पे, अपनी सर्विस के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी प्रोडक्ट अच्छा है, मेरी सर्विस अच्छी है, बहुत सारे मेरे हैप्पी कस्टमर्स हैं जिनके लिए वो काम कर रहा है, तब डेफिनेटली अगर आपका पहली चीज़ अलाइंड है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, तब आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो जो मैं बताने वाला हूँ नए कस्टमर एक्विजिशन के लिए। तो पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि पेड कस्टमर एक्विजिशन क्या हो सकते हैं और कौन सा फास्टेस्ट वे है किसी भी कस्टमर को अक्वायर करने का। तो पे पर क्लिक
की जब हम बात करते हैं, जब भी आप पेपर क्लिक की बात करते हैं, हम बात करते हैं गूगल एड्स की, हम बात करते हैं बिंग एड्स की। मोस्टली सब प्लेसेस के ऊपर गूगल एड्स काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि गूगल के ऊपर जितने भी एड्स आते हैं ऑर्गेनिक सर्चेस के ऊपर, 4 एड्स आज के टाइम पे गूगल दिखाता है। तो ये सारे के सारे पे पर क्लिक है। मतलब इसका मतलब आप एक क्लिक का पे कर रहे हो। आपकी वेबसाइट पे अगर किसी ने क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर आया तो सिर्फ आप उस क्लिक का पे कर रहे हो, और अगर उसने सिर्फ आपका ऐड देखा, उसने क्लिक नहीं किया, तो आप पे नहीं करोगे। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी, क्योंकि गूगल के ऊपर अगर कोई कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, कोई सर्विस सर्च कर रहा है, इसका मतलब वो इन मार्केट है। दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट, दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर योर सर्विसेज। तो अगर आपको चाहिए कि यार मेरे को हॉट लीड चाहिए, मेरे को चाहिए कि ऐसा बंदा जो आज के टाइम पे मार्केट के अंदर ये मेरी प्रोडक्ट या मेरा सर्विस सर्च कर रहा है, तो गूगल एड्स इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। पेपर क्लिक एडवर्टाइजमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर आप वहां पे 1 रुपये डालोगे तो इट्स मोस्ट लाइकली कि आप 2 रुपये बना लोगे। दैट मीन्स कि आपको पता है आप प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपके पास एक सिस्टम है कस्टमर एक्विजिशन का, आप अच्छे एड्स चलाते हो, तो डेफिनेटली यू विल बी प्रॉफिटेबल इन दिस, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू अक्वायर न्यू कस्टमर्स इन द फास्टेस्ट वे पॉसिबल। दूसरा एड फॉर्मेट हो गया डिस्प्ले एड्स। तो डिस्प्ले एड्स मोस्टली मैं यूज करता हूँ किसी को अगर रीटारगेट करना है। तो अगर कोई मेरी वेबसाइट के ऊपर आ रखा है और मैं चाहता हूँ कि वो बार बार मैं उसके दिमाग के अंदर रहूँ, वो लोग मेरे को देखते रहें बार बार, तो मैं डिस्प्ले एड्स रन करता हूँ। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर वो एक बार मेरी वेबसाइट पे आए, मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल से मेरी वेबसाइट से उन्होंने इंटरेक्ट किया, अगर वो बार बार मुझे देख रहे हैं, तो मैं उनकी टॉप ऑफ द माइंड रहूंगा। इसका मतलब जब भी उनको प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी वो सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वो मेरी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनको मेरा ऐड दिखे, मैं उनके दिमाग पे हर टाइम रहूं, और जब भी उनको प्रोडक्ट या सर्विस की रिक्वायरमेंट हो, वो मेरे पास आए। जो तीसरी स्ट्रैटेजी है वो एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारे लोगों को पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि राइट स्ट्रैटेजीज क्या है एफिलिएट मार्केटिंग की। तो अगर आप कभी भी कोई एफिलिएट ढूंढ रहे हो, आपको देखना पड़ेगा कि उसके पास क्या ऑडियंस है जो आपके टारगेट कस्टमर हो सकते हैं, और डेफिनेटली आपको जो आइडिया है, जो आपका बिजनेस है, वो कन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए। तो जो आपका अफिलिएट काम कर रहा है वो आपको नहीं करना चाहिए। आपका अफिलिएट एक डिफरेंट बिजनेस के अंदर होना चाहिए, बट आपकी ऑडियंस ये होनी चाहिए। तो आप ऐसे अफिलिएट ढूंढो जो आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस प्रमोट कर सके, और फिर उनको कमीशन मिले आपको एक कस्टमर दिलाने के लिए। तो अगर उनके पास पहले से ये ऑडियंस है, तभी आपके जो एफिलिएट नेटवर्क्स हैं वो ठीक से काम कर पाएंगे। अगर उनके पास ऑडियंस नहीं है, तो एफिलिएट मार्केटिंग करना आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अगर आप B2B सेगमेंट के अंदर हो, तो आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर सकती है? तो उसके लिए रेफरल्स। अगर आपके पास एक पहले से ही एक क्लाइंट है, तो डेफिनेटली उनके नेटवर्क के अंदर बहुत सारे बिजनेस ओनर्स रहेंगे जिनको सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहिए होगा। तो अगर आप उन लोगों से बात कर सकते हो कि यार आप मेरे को रेफरल्स प्रोवाइड करो, एंड आई विल गिव यू अ कमीशन आउट ऑफ इट, तो डेफिनेटली पेड स्ट्रैटेजी के अंदर आ गया। क्योंकि आप अपने करंट कस्टमर को, करंट अगर आपकी तरफ से मुझे कोई कस्टमर आता है, कोई क्लाइंट आता है, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा या मैं आपको पे करूंगा। सबसे अच्छी चीज रेफरल मार्केटिंग के अंदर ये है कि अगर आपको कोई रेफर कर रहा है, तो आपके पास जो क्लाइंट आता है वो उनके ट्रस्ट के साथ आता है। ट्रस्ट बिल्डिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। और अगर कोई पहले से ही ट्रस्ट बिल्ड करके आपके पास आ रहा है, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कन्वर्टिंग चैनल। आप यहाँ पे 50% तक कन्वर्जेंस लेके आ सकते हो अपने मार्केटिंग एफर्ट्स के अंदर। और अगर आप पहले से सस्टेन कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर, और आप चाहते हो कि आपका बिजनेस अब स्केल हो, आप चाहते हो कि आपका बिजनेस मैक्सिमम पॉपुलेशन जो आपके टारगेट के अंदर है, जो आपकी नीश के अंदर है, उन तक पहुंचे आपकी मैसेजिंग, तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आज के टाइम पे हर सेगमेंट का आदमी है, हर सेगमेंट के लोग हैं। अगर आप B2B की बात करोगे तो आपके पास लिंक्डइन है। अगर आप B2C की बात करोगे तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम है। अगर आप B2B B2C दोनों टाइप के ऑडियंस की बात करोगे तो फेसबुक आज भी रेलेवेंट है। तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप एड चला सकते हो अपनी नीश ऑडियंस के पास, और वहां से आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हो, नए कस्टमर लेके आ सकते हो। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जब आप स्केलिंग की बात करते हो। तो आपको पता है कि आपका बिजनेस है वो डे लाइफ के अंदर अच्छा चल रहा है, आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, आपके पास कस्टमर सस्टेन कर रहे हैं, बट नाउ यू वांट टू स्केल इट। तो सोशल मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अब पेड मार्केटिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग की कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती हैं और आप उसको कैसे यूज कर सकते हो नए कस्टमर एक्विजिशन के लिए। जितना भी आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग का सोचते हो ना, आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजी होती है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। क्योंकि इसके ऑर्गेनिक रिजल्ट लाने के लिए आपको टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं।
बट अगर एक बार आपका पूरा का पूरा मार्केटिंग कैंपेन है ऑर्गेनिक के लिए, वो सेट हो जाता है, आप डेडिकेटली उसके लिए काम करते हो, तो डेफिनेटली आप फ्रूटफुल रहोगे, फ्यूचर के अंदर आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो पहला जो ऑर्गेनिक मेथड है हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक लीड्स लाने के लिए, वो है कंटेंट मार्केटिंग। आप कंटेंट जनरेट करो और कंटेंट जनरेशन के बाद लोगों को लेके अपने वेबसाइट के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर उनसे बातें करो और उनको फिर कन्वर्ट करो एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट। कंटेंट मार्केटिंग के बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं। अगर आपको कंटेंट मार्केटिंग करनी है, आप सोशल मीडिया के ऊपर इमेज फॉर्म के अंदर, इन्फोग्राफिक फॉर्म के अंदर, वीडियो फॉर्म के अंदर कंटेंट डाल सकते हो। डिफरेंट सोशल मीडिया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, कोरा हो गया, इन सारे के सारे प्लेसेस के ऊपर आप कंटेंट शेयर कर सकते हो। और अगर आपका कंटेंट लोगों को पसंद आता है, उनकी हेल्प करता है, तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं आपके बिजनेस के अंदर, आपके प्रोडक्ट के अंदर, आपकी सर्विस के अंदर, और वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज दे लाइक योर कंटेंट, दे लाइक व्हाट यू आर डूइंग। बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो आप कंटेंट मार्केटिंग के अंदर कर सकते हो वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है गूगल से, तो ये सारी की सारी ऑडियंस जो गूगल के ऊपर है, जब भी वो सर्च करते हैं, वो सर्च करते हैं जब उनको रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की। और अगर आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है गूगल से, दैट मीन्स दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर योर प्रोडक्ट, योर सर्विस। और ऐसी हॉट लीड अगर आपको मिलती है तो आपके कन्वर्जन रेट फास्टर होते हैं, आपका सेल साइकिल छोटा हो जाता है। और अगर आप आज अगर काम करना शुरू करते हो, तो आपको एक साल का टारगेट रखना पड़ेगा कि एक साल मैं काम करूंगा तब मेरे को फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने लगेंगे एसईओ में। सो एसईओ इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बट डेफिनेटली आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ताकि आपके पास कंटिन्यूसली कस्टमर्स आ सकें। जो तीसरा कस्टमर एक्विजिशन का बहुत अच्छा वे है वो है ईमेल मार्केटिंग। तो अगर आपके पास एक पहले से ही लिस्ट है, आप उसको नर्चर कर सकते हो कस्टमर लाने के लिए। तो अगर आप कोई लिस्ट बिल्ड कर रहे हो जिसके अंदर आपकी टारगेट ऑडियंस है, बट अगर सारे के सारे अभी आपके कस्टमर नहीं है, आपको उनको नर्चर करते रहना पड़ेगा ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप एक कॉल टू एक्शन दे सको, आप उनसे बात कर सको, आप उनको कन्वर्ट कर सको। अगर आप कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हो तो आपके पास आए स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि कोल्ड ईमेल मार्केटिंग कैसे की जाती है। ईमेल ब्लास्ट करना और कोल्ड ईमेल मार्केटिंग, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप अगर बल्क ईमेल कर रहे हो वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, और कोल्ड ईमेल मार्केटिंग आप कर रहे हो तो वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। कोल्ड ईमेल मार्केटिंग आपकी पर्सनलाइज होती है, आपको अपने एंड कस्टमर के बारे में पता होता है कि वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको क्या रिक्वायरमेंट है, वो सोशल मीडिया के ऊपर कैसे बिहेव कर रहा है, उसका नाम क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें जब आपको पता रहती है तो आपके कोल्ड ईमेल्स बेस्ट टारगेट को हिट करते हैं। जो फोर्थ स्ट्रैटेजी है ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ से आप अनलिमिटेड ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो अपने लिए और वहाँ से कस्टमर एक्विजिशन ला सकते हो। क्योंकि अगर आपको पता चल गया कि सोशल मीडिया कैसे काम करता है, आपको पता चल गया कि मेरे पोस्ट में कैसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, कैसे ज़्यादा लोगों को मैं रीच कर सकता हूँ, तो आपके पास कभी भी लीड्स की कमी ही नहीं रहेगी। और आपके पास अगर कंटिन्यूस फ्लो है लीड्स आने का, तो डेफिनेटली आप उन लोगों को कन्वर्ट कर सकते हो, उनको अपना क्लाइंट बना सकते हो, उनको अपना कस्टमर बना सकते हो। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की अगर आपका स्ट्रैटेजी है तो आप किसी भी गेम के अंदर विन कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग मुझे करनी है तो शायद ये B2C बिजनेस के लिए है, B2B के लिए नहीं है। लेकिन B2B बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। यूट्यूब इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अगर हम बात करते हैं लिंक्डइन की, लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ट्विटर भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है B2B मार्केटिंग के लिए। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको अगर चाहिए कि मेरे पास इन्फ्लक्स ऑफ लीड्स हैं और मैं बहुत सारे कस्टमर एक्वायर कर सकूं, तो डेफिनेटली आपके चार्ट पे रहना ही चाहिए। जो लास्ट स्ट्रैटेजी है कस्टमर एक्विजिशन के लिए ऑर्गेनिकली, वो है इवेंट्स। तो आपकी जो भी नीश है, आप जिस भी नीश के अंदर काम करते हो, उसके बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, नीश इवेंट्स फोकस ग्रुप्स के अंदर या ऑफलाइन। वहाँ पे आप जाके बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के साथ, अपनी सर्विसेज के साथ, और वहाँ पे लोगों को सेल कर सकते हो। तो अगर लेट्स से एक इवेंट हो रहा है जहाँ पे डॉग लवर्स आ रखे हैं और आप एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो डॉग्स के लिए, तो आप उस इवेंट के अंदर जाके अटेंड कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, स्पीच दे सकते हो, तो लोग आपका प्रोडक्ट बाय करने लगेंगे। सेम थिंग अगर आप B2B बिजनेस के अंदर हो तो आप इवेंट्स के अंदर जाओ, आप सेमिनार्स के अंदर जाओ, वहाँ पे लोगों के साथ कनेक्ट करो, एक्सपोज के अंदर जाओ, वहाँ पे लोगों के साथ कनेक्ट करो और अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात करो। उनको बताओ कि आप कैसे हेल्प कर सकते हो उनकी विद योर प्रोडक्ट या सर्विस। बट द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका कस्टमर कौन है, आपका कस्टमर करता क्या है। जब आपको एक बार अपना कस्टमर अब तक समझ आता है तो आपको पता चल जाता है कि मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विस कहाँ पे फिट होगा। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी स्ट्रैटेजीज डिस्कस की, ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज आपको एक साथ यूज नहीं करनी। अगर आप एक साथ सारी की सारी स्ट्रैटेजीज पे काम करने लगोगे तो आपका फोकस नहीं रहेगा। डेफिनेटली अगर आपके पास टीम है, आपके पास रिसोर्सेज है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप
एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर हो, आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हो, आपको सिर्फ कुछ चुनिंदा स्ट्रैटेजीज के ऊपर काम करना है। एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म आप पकड़ सकते हो और अपने लिए नए कस्टमर एक्वायर कर सकते हो। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत सिंपल क्वेश्चन मेरे पास आता है कि हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं विच इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू अक्वायर ए कस्टमर। कौन सी स्ट्रैटेजी है जो मेरे को बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके आ सकती है, मैं उसको कैसे डिटरमाइन करूं। तो डेफिनेटली ये टेस्ट करके ही आपको पता चलेगा कि अगर आपने एक स्ट्रैटेजी टेस्ट की, आपको क्या रिजल्ट आए उसके। तो इसके अगर हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना है, जिसको हम कैक बोलते हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि मेरा मार्केटिंग के ऊपर कितना खर्चा हुआ, मेरे को सेल्स के ऊपर कितना खर्चा हुआ, और जो मेरे क्लाइंट्स है वो मेरे को कितना पे कर रहे हैं। अगर आप ये फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वो आप देख लोगे तो इट इज़ वेरी सिंपल। आप ये यूज़ करके पता लगा सकते हो कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट वर्क कर रहा है, वेदर इट इज़ पेड वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक। क्योंकि ये हो सकता है कि आपने एसईओ पे काम करने के लिए 1 साल लगा दिया, आपने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट एट द एंड ऑफ इट अगर किसी भी वजह से आपके पास अच्छे रिजल्ट्स नहीं है तो मे बी यू आर एट लॉस। और अगर आपने एड्स चला के आज से ही रिजल्ट लाना शुरू कर दिया, आपके पास कैश फ्लो आ रहा है, उस कैश फ्लो को यूज करके आप डिफरेंट मार्केटिंग एंड यूज कर रहे हो, तो दिस कैन बी अ बेस्ट स्ट्रैटेजी। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।